हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आप सबका पुनः एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हाई स्कूल प्री बोर्ड परीक्षा 2025 विज्ञान विषय का आज एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम लोग विकल्प वाले प्रश्नों को देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, Fe2O3 प्लस 2Al जब क्रिया करता है तो Al2O3 प्लस 2Fe, ये आपका समीकरण है। अब यहाँ पर विकल्प क्या दिया हुआ है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, तीसरा है वियोजन अभिक्रिया और चौथा है विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें से आपको बताना है कि ये जो समीकरण दिया हुआ है यह किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इसमें एक यौगिक है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर एक यौगिक और दूसरा तत्व आपस में क्रिया करें और एक तत्व दूसरे यौगिक में से उसके तत्व को विस्थापित करके उसके स्थान पर स्वयं अपना स्थान ग्रहण कर ले, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें जैसे कि एल्युमिनियम जो है वह आयरन को विस्थापित करके उसके स्थान पर स्वयं अपना स्थान ग्रहण कर लेता है और आयरन को विस्थापित कर देता है। तो यह दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर ऐसा कहीं भी आपको एग्जाम्पल लिखे तो आप समझ लीजिए कि निश्चित रूप से विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। आइए इसी के बीच कुछ और एग्जाम्पल को देख लेते हैं कंफर्म करने के लिए। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह के कुछ अभिक्रियाएं होती हैं। ऐसे ही अभिक्रियाओं से कुछ क्वेश्चन, एकाक ने एकाक क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को जरूर मिलेगा। जैसे अगर आपको कुछ इस तरह से अभिक्रियाएं दिखती हैं, उदाहरण दिखते हैं, जैसे पूछता है अगर कि CaO प्लस H2O जब आपस में क्रिया करेंगे तो बनाएंगे CaOH का होल ट्वाइस प्लस उष्मा। अगर ऐसी कोई क्रिया आपको दिखती है और फिर पूछता है कि यह किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब कोई दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। एक और एग्जाम्पल है उसी तरह का कि कार्बन और प्लस ऑक्सीजन जब संयोग करते हैं तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। उसी तरह से अगर आपको एक ऐसा एग्जाम्पल मिले, कैल्शियम कार्बोनेट को जब उष्मा दिया जाता है तो वह टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जो कि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने पढ़ा होगा कि वियोजन अभिक्रिया, तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई एकल अभिकर्मक उष्मा प्राप्त करके टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब कोई एक अभिकर्मक हो और वह उष्मा प्राप्त करके दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। और विस्थापन का भी आपको हमने बताया है कि जब कोई यौगिक में से उसके तत्व को कोई दूसरा तत्व उसको विस्थापित करके उसके स्थान पर स्वयं अपना स्थान ग्रहण कर ले तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर उसी तरह से एक और एग्जाम्पल आता है इस तरह का, जिसमें दोनों के दोनों अभिकारक क्या होते हैं, यौगिक होते हैं और इनमें आयनों के बीच में आदान प्रदान होता है, अभिकारकों के आयनों के बीच में आदान प्रदान होता है। और जैसे यहाँ पर सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच में जब क्रिया होती है तो बनता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो अगर ऐसा कहीं पर आपको एग्जाम्पल देकर के पूछा जाए कि यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है तो इसको आप लोग बेझिझक द्विविस्थापन अभिक्रिया को लगाएंगे। तो इस तरह से इन चार तरह की अभिक्रियाओं में से किसी न किसी एक तरह की अभिक्रियाओं को उदाहरण दे करके आपको प्रश्न पूछा जाता है कि यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इस चीज़ को आप जरूर कंफर्म कर लीजिएगा, इनमें से एक न एक एग्जाम्पल आपको जरूर पूछने को आता है। अगला क्वेश्चन है कि धातु जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। अब यहाँ पर हमको ध्यान देने वाली बात यह है कि उभयधर्मी मतलब होता क्या है। तो उभयधर्मी का दोस्तों मतलब ये होता है कि ऐसी धातु ऑक्साइड जो दोनों ही अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, ऐसी धातुओं को हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड या जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, यह अम्ल के साथ भी क्रिया करता है और क्षार के साथ भी क्रिया करता है। तो जब
एल्यूमिनियम का ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करता है तो बनाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड और प्लस जल, यानी यह एक लवण और जल। उसी तरह से जब यह क्षार के साथ क्रिया करता है, तो जब क्षार के साथ क्रिया करता है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जब क्षार के साथ क्रिया करता है तब भी यह सोडियम एल्यूमिनेट और जल बनाता है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड वे होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करते हैं और क्रिया करने के पश्चात लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर आपका एल्यूमिनियम जो है सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। कार्बन का अपरूप जो विद्युत का सुचालक होता है, कार्बन का ऐसा कौन सा अपरूप है जो विद्युत का सुचालक भी होता है? तो आपको पता है कि जो ग्रेफाइट होता है वह विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। अगला है पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। आपको यह बताना है जो पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा बनता है या ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अब आइए उसको हम लोग विधिवत थोड़ा समझते हैं कि आखिर कैसे होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्लूकोज 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज का जब कोशिका द्रव्य में विखंडन होता है तो बनता है पाइरुवेट, जो कि 3 वायु में अणु और प्लस ऊर्जा देता है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि ग्लूकोज का विखंडन होता है तो बनता है पाइरुवेट, और यह क्रिया कहाँ होती है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यह क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। अगला है कि जो ये पाइरुवेट बना हुआ है यह 3 स्टेजेज में दिखाया गया है। एक तो इष्ट कोशिका में जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा यदि ऑक्सीजन के अभाव में होगा तो क्या बनेगा, जो कि हमारी पेशी कोशिकाओं में होता है। और तीसरा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ध्यान रखिएगा वहाँ पे आपका प्रश्न क्या पूछा है कि पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। तो इसका हमने अभी बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब क्रिया होती है तो वह माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। तो यहाँ पर बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और प्लस ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग श्वास के रूप में छोड़ देते हैं और ऊर्जा हमारे शरीर में उपयोग कर ली जाती है। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो वह होगा इष्ट कोशिका में। इस चीज़ का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। यहाँ पर है जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगी तो यह इष्ट कोशिका में होगी और इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस ऊर्जा बनता है, जो कि 2 कार्बन अणु का बहुत ही कम ऊर्जा होती है। और अगर ऑक्सीजन के अभाव में होता है, अगर ऑक्सीजन के अभाव में पाइरुवेट का विखंडन होगा तो यह हमारी पेशी कोशिका में होगा। उस समय बनता है आपका लैक्टिक अम्ल और प्लस ऊर्जा। ऊर्जा कितनी होती है? 3 कार्बन अणु की। यही लैक्टिक अम्ल अगर हमारी मांसपेशियों में बढ़ जाता है तो हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प आ जाता है। तो इस तरह से आपने देखा इन तीनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब वो पाइरुवेट का विखंडन होता है तब क्या होता है? तब एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा बनता है, वो भी 2 कार्बन अणु का। और जब ऑक्सीजन का अभाव में होता है तो ये कहाँ होता है? तो ये हमारी पेशी कोशिका में होता है। तो क्या बनता है वहाँ पर? लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा, वो भी 3 कार्बन अणु का। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर होता है तो वह माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और बनेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है कि पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या होता है? बाह्य दल होता है कि दल होता है कि परागकण होता है कि वर्तिकाग्र होता है? तो ध्यान देने वाली बात यह है, एक चित्र के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। दोस्तों ये पूरा आपका जो है एक पुष्प की संरचना है, उसके अंगों की संरचना है। आप ये देख सकते हैं कि जो पुष्प का रंगीन भाग होता है, लाल, पीला, नीला या फिर किसी भी सफ़ेद कलर का जो भी रंग होता है, वह उसका दल कहलाता है। दल यानी पंखुड़ी। इसके बाद जो उसके नीचे होता है हरा वाला भाग, उसको बोलते हैं बाह्य दल। और जो बीचों बीच वाला भाग होता है, जहाँ से बीज लगता है, जिसमें फली लगती है, उसमें जो सबसे नीचे वाला भाग होता है उसको अंडाशय बोलते हैं। और जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। और जो उसके नीचे का भाग होता है इसको वर्तिका बोलते हैं। और ये तीनों, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये तीनों मिलकर के स्त्री केसर का निर्माण करते हैं। यानी ये जो भाग है यह पुष्प का स्त्री केसर वाला भाग कहलाता है। उसके बाद जो परागकोश है और ये तंतु, ये दोनों भाग पुंकेसर का निर्माण करते हैं। अब दोस्तों ध्यान रखिए कि ये है आपका परागकोश,
इसी के अंदर छोटा छोटा इस तरह से करके परागकण पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो होगा कि पराग कोष में होते हैं। पराग कोष में क्या होते हैं? तो बाह्य दल, ये तो होगा नहीं, दल ये भी नहीं होगा, परागकण ये आपका सही आंसर होगा, और ये वर्तिकाग्र नहीं होगा। तो वह सही आंसर आपका होगा आंसर नंबर सी, परागकण। अगला है आपका कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति, पहला क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट भी बोला जाता है। अगला है क्वेश्चन कि 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण बिंदी बिंदी कहलाता है। तो ये क्या होगा? ये होता है मिश्रातु या मिश्र धातु। 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण मिश्रातु या मिश्र धातु कहलाती है। बिंदी बिंदी सरलतम हाइड्रोकार्बन है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ पर CH4 यानी मीथेन सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन है, जिसमें 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन पाए जाते हैं। अगला है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन बिंदी बिंदी कहलाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन क्या कहलाते हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन हार्मोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हार्मोन, जो कि हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों में सहायता करते हैं, मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि थोड़ा पहले हम आपको समझाना चाहेंगे कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी कहाँ पे होती है, कैसे होती है। जैसे ये कि यहाँ पर आप कोई भी अवतल या उत्तल दर्पण ले लीजिए। हम अवतल दर्पण ही लेते हैं। आपको पता है कि ये उसका P होता है ध्रुव, और ये जो होता है उसका केंद्र होता है, और ये जो बीच वाला भाग होता है यह F यानी फोकस दूरी, और यहाँ पर ये पूरा ध्रुव से लेकर के केंद्र तक की जो दूरी थी वो R हो गई। तो यहाँ पर पूछा क्या है? यहाँ पर आपका पूछ रहा है कि फोकस दूरी क्या होगी। अब आपको पहले फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात करना है। तो फोकस दूरी का सूत्र होता है F बराबर R/2। F बराबर R/2, यानी आपको देख सकते हैं यहाँ पर कि जो इसकी फोकस दूरी है यह इसकी टोटल R की आधी है, टोटल R की आधी है। तो इसका फार्मूला बनता है F बराबर, चूंकि हमको फोकस दूरी ज्ञात करनी है तो फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए हमको R बराबर R/2, यानी टोटल R का, टोटल त्रिज्या का फोकस दूरी क्या है? आधा। तो F बराबर R/2। अब यहाँ पर प्रश्न है कि यदि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और इसकी फोकस दूरी बिंदी बिंदी होगी, तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि F बराबर R की जगह पे हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है 20 फोकस दूरी, तो 20/2 जब ये कटेगा इससे तो आएगा आपका 10 सेंटीमीटर। तो F बराबर हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। तो आपका राइट आंसर होगा 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? जो पुतली होती है जिसके अंदर, जिससे होकर के हमारे आंखों में प्रकाश जाता है, तो उसको नियंत्रित कौन करता है? तो उसको नियंत्रित, आप ध्यान रखिएगा कि आइरिस करती है। आइरिस, या इसी को परितारिका भी बोलते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि किसी भी व्यक्ति के आंखों का जो रंग है वह आइरिस या परितारिका से ही निर्धारित होती है, कि भूरी है कि नीली है कि काली है, कैसी है। यानी आंखों का जो रंग है वह आइरिस और परितारिका की वजह से ही निर्धारित किया जाता है या परिभाषित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आइरिस या परितारिका। आगे है आपका सत्य और असत्य। इसमें आपको पढ़ करके सत्य या असत्य बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है
कि जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, क्या सही है ये? तो बिल्कुल ये जो है आपका राइट आंसर है। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील धातु हैं। वृक्क की क्रिया संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है, तो यहाँ पर यह सही आंसर होगा क्योंकि वृक्क की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन ही है। सभी अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है, यह बिल्कुल राइट आंसर है क्योंकि सारी जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं वह पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला के द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, यह भी आपका सही है। विद्युत धारा मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, क्या यह सही है? तो यह बिल्कुल जो है गलत है क्योंकि विद्युत धारा मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग नहीं बल्कि अमीटर का उपयोग किया जाता है। प्रिज्म द्वारा बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, यह भी सत्य है क्योंकि जब आप प्रिज्म से किसी प्रकाश को गुजारते हैं तो वह जब गुजरता है तो अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है और विचलित होकर के वह बाहर निकलता है। तो इस तरह से आप देखे होंगे कि सबसे नीचे होता है बैगनी, सबसे नीचे बैगनी और सबसे ऊपर लाल, यानी बैगनी रंग का विचलन जो है सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। सबसे कम विचलन होने के कारण ही लाल रंग सबसे अधिक दूरी तय करता है और बैगनी रंग सबसे कम दूरी तय करता है। तो इससे कई तरह के प्रश्न आपके निकल सकते हैं कि सबसे अधिक दूरी तय करने वाला रंग कौन सा है, तो लाल है। सबसे कम दूरी तय करने वाला रंग कौन सा है, तो बैगनी है। सबसे अधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है, तो वह बैगनी है। सबसे कम विचलित होने वाला रंग कौन सा है, तो वह लाल है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन इससे निकल सकते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है सही जोड़ियां मिलाकर लिखिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है टमाटर, सामान्य रक्तदाब, प्रिज्म, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, अनुवांशिक पदार्थ और अपवर्तन। इस तरफ भी आपका दिया हुआ है वर्ण विक्षेपण, डीएनए, ऑक्जेलिक अम्ल 120 mm बटे 80 mm, स्नेल का नियम और ऑर्स्टेड एसिटिक अम्ल। इनमें से अब आपको मिलाना है कि इसमें से कौन सा उत्तर होगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे टमाटर दिया हुआ है, तो इस तरफ आप देख सकते हैं कि टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होगा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑक्जेलिक अम्ल। सामान्य रक्तदाब, जो मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब होता है वो कितना होता है, तो वह होता है 120 mm बटे 80 mm। तो इसका सही आंसर होगा ये। फिर है प्रिज्म। प्रिज्म में क्या होता है, तो प्रिज्म में होता है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण मतलब क्या होता है, वर्ण मतलब होता है रंग, वर्ण मतलब रंग, विक्षेपण मतलब बिछुड़ना या उससे अलग अलग हो जाना। तो जब कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाते हैं, यह घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो इसका सही आंसर होगा वर्ण विक्षेपण। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये क्या होगा, तो इसका होगा आपका तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ये हो जाएगा इसका सही आंसर ऑर्स्टेड। अगला है आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ क्या है, तो आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए। अपवर्तन, अपवर्तन का नियम किसने दिया था, तो अपवर्तन के नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो इस तरह से जो है आपका सही जोड़ी यहाँ पर दिया हुआ है। अगला प्रश्न है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। इससे संबंधित भी 6 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है कि एक्वारेजिया क्या है, तो एक्वारेजिया को ध्यान रखिएगा कि एक्वारेजिया नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिलने से बनता है, जिसको अम्लराज या एक्वारेजिया या फिर रॉयल वाटर के नाम से भी ये जाना जाता है। इन नामों से भी ये जाना जाता है, इस चीज़ को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। क्या क्या, अम्लराज, एक्वारेजिया या रॉयल वाटर। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है HNO3 + 3HCl, यानी 1 भाग नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलकर के बनता है। अगला प्रश्न है कि उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं। उभयलिंगी का मतलब होता है कि ऐसा पुष्प जिसमें उसका स्त्री केसर और पुंग केसर, यानी नर जननांग और मादा जननांग, नर जननांग और मादा जननांग दोनों
एक ही पुष्प में होते हैं, ऐसे पुष्प को उभयधर्मी पुष्प, उभयलिंगी पुष्प कहा जाता है। जैसे सरसों हो गया, गुलाब हो गया, इस तरह से जो फूल होते हैं जिसमें उसका नर भाग और स्त्री केसर यानी मादा भाग दोनों साथ साथ होते हैं, ऐसे पुष्पों को हम लोग उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। अगला है वंशागत लक्षण का एक उदाहरण लिखिए। वंशागत लक्षण मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, ऐसे लक्षणों को वंशागत लक्षण कहा जाता है। जैसे बीजों का रंग हो गया या नेत्रों का रंग हो गया, ये सब वंशागत लक्षणों के उदाहरण होते हैं। अगला है विद्युत बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए, तंतु मतलब जो बल्ब के अंदर एक पतली सी तार होती है उसको बोला जाता है, तो वह बनता है टंगस्टन नामक धातु का बनता है, जो कि एक बहुत ही उच्च गलनांक वाली धातु है, उच्च गलनांक वाली मिश्र धातु है, जो कि बल्ब में बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत परिपथ में लघुपथन या अतिभारण से बचाव के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। विद्युत परिपथ में लघुपथन या अतिभारण से बचाव के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आपने नाम सुना होगा फ्यूज। फ्यूज का इस्तेमाल विद्युत परिपथों में लघुपथन या अतिभारण से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे कि अब ध्यान रखिएगा कि जो फ्यूज होता है वह एक अत्यंत ही कम गलनांक का तार होता है, जो ज़्यादा धारा बहने पर वह टूट जाता है और उस परिपथ में उस धारा के प्रवाह को रोक करके अन्य युक्तियों को नुकसान होने से बचा लेता है। तो वह है आंसर आपका फ्यूज। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। तो आपको सबको पता है कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। तो इस तरह से आपके जो है ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जितने क्वेश्चन थे, एक शब्द या वाक्य उत्तर हैं, सही जोड़ी वाले हैं, सत्य असत्य हैं, यहाँ पर रिक्त स्थान है और सही विकल्प है। तो इस तरह से सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो बड़े सोच समझ के आपको जो है सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब जल्द ही आपकी चूँकि वार्षिक परीक्षाएं भी होनी हैं, इसलिए आप सबको फटाफट जो है पढ़ाई में लग जानी है।